हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो चल रहा है अल्काइल एंड अराइल हैलाइड्स। इसके अंडर हमने फर्स्ट इंट्रोडक्शन देख लिया, सेकंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन देख ली, थर्ड फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लिया, फोर्थ हमारा सेक्शन चल रहा है केमिकल प्रॉपर्टीज और उसके अंदर हमने पहला सेक्शन कवर कर लिया है एंड दैट वाज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम सेकंड और थर्ड कैटेगरी इसकी डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड रिएक्शन डिस्कस करेंगे, सेकंड और थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। उसके अंदर जो सेकंड प्रॉपर्टी है वो आएगी एलिमिनेशन रिएक्शन और जो थर्ड है वो आएगी रिएक्शन विद मेटल्स। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शंस। ओके, देखिए सबसे पहले एलिमिनेशन, नाम से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जितना रिएक्टेंट आपने लिया है उसी में से कोई चीज टूटकर बाहर आएगी, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बेसिकली चार टाइप की ही रिएक्शन होती है। एडिशन यानी कि रिएक्टेंट के साथ कोई चीज जुड़ जाए तो दैट इज एडिशन। एलिमिनेशन, रिएक्टेंट में से ही कोई चीज बाहर निकल जाए, दैट इज एलिमिनेशन। रीअरेंजमेंट, ना बाहर से कोई रिएजेंट आपको अंदर डालना पड़े ना अंदर से कोई रिएजेंट बाहर जाए, सिर्फ अंदर ही अंदर एटम्स का रीअरेंजमेंट हो जाए, तो दैट इज रीअरेंजमेंट रिएक्शन। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन, जैसा कि अभी आपने देखा भी था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन में कोई हटता है और उसकी जगह पर कोई दूसरा ग्रुप आकर जुड़ जाता है। तो अभी हम जो देखने जा रहे हैं वो देखने जा रहे हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। नाम पे गौर कीजिएगा, जो भी आपने रिएक्टेंट लिया है और खासकर हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज अल्काइल और अराइल हैलाइड्स की ही चल रही है, तो हमारे लिए रिएक्टेंट यही होंगे। तो इन्हीं में से किसी ग्रुप का बाहर निकल जाना, राइट, इज कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शन। लेकिन ऐसे कैसे कोई ग्रुप बाहर निकल जाएगा, वो डिजायर्ड कंडीशन हमें जनरेट करनी पड़ती है। उसके बाद आपके रिएक्टेंट में से कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर निकल सकता है और फिर इस रिएक्शन को आप एलिमिनेशन रिएक्शन कह सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं, इसको समझते हैं, आपको बहुत अच्छे से बात क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले एलिमिनेशन के बारे में मैंने यहां पे पूरी डेफिनेशन लिखी हुई है। एलिमिनेशन का ही दूसरा नाम जो होता है वो बीटा एलिमिनेशन होता है, इसी का नाम होता है डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। करेक्ट, ये सारी बातें मैं आपको वापस आकर कनेक्ट कर दूंगा। सबसे पहले हम रिएक्शन पे फोकस करते हैं, तो रिएक्शन आपको समझ में आ जाएगी तो फिर ये सारी चीजें आपको वैसे ही इजीली समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आगे चलते हैं, फिर वापस यहां पे आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर रिएक्शन का नाम एलिमिनेशन हो सकता है, बीटा एलिमिनेशन हो सकता है, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन भी हो सकता है। देखें, सबसे पहले हम यहां पे एक रिएक्शन देखेंगे, उसी के ऊपर बात करेंगे और उसी से फिर सारी चीजों को कनेक्ट भी कर लेंगे। देखिए, आपके पास यहां पे सामने एक अल्काइल हैलाइड लिखा हुआ है एंड दैट अल्काइल हैलाइड इज CH3CH2Cl अल्काइल हैलाइड। फाइन, नाउ आपने लिया है अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH क्या करता है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले देख लीजिए कि यहां क्या हुआ होगा। अब आप यहां देखिए, देखें CH2H लिख सकता हूं, फिर आगे CH2 और Cl। अभी सिर्फ ट्रिक है, बाकी सारी चीजें बाद में। अब आप यहां पे गौर करें, इस जगह पर अगर इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएं तो आप अच्छे से जानते हैं कि इस पे आएगा पार्शियल नेगेटिव, इस पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव। किसी भी तरीके से यहां से H+ बाहर निकल जाए, H+, तो H+ जब बाहर निकलेगा तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, यहां पे थोड़ी देर के लिए आप समझ लीजिए, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव। अब आप ये सोचिए जरा कि यहां से Cl पूरा बाहर निकल जाए और यहां से H पूरा बाहर निकल जाए, तो बाहर क्या चीज निकलेगी, बाहर निकल जाएगा HCl। सिर्फ ट्रिक बता रहा हूं, ट्रिक। ओके, तो यहां से Cl चला गया, Cl माइनस, यहां से H+ बाहर चले गए। अब यहां प्लस आ जाएगा और यहां माइनस आ जाएगा और माइनस प्लस आपस में मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड, और ये बन गया आपका एल्कीन। ये सिंपल वर्ड्स में कहूं या सिंपल रिएक्शन में आपको जैसा नजर आ रहा है उसके अंदर हम इसको कह सकते हैं एलिमिनेशन हुआ है। कैसे कह सकते हैं एलिमिनेशन हुआ है, आप गौर से देखिए, इसी मॉलिक्यूल में से जो आपका अल्काइल हैलाइड था, अल्काइल हैलाइड में से ही HCl बाहर निकला है, तो ये चीज इसी में से एलिमिनेट हुई है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। तो HCl बाहर चला गया और जो चीज बची वो एल्कीन। ये बहुत सिंपल वर्ड्स में पूरा हो जाता है कि अगर कोई भी अल्काइल हैलाइड आपको दिया हुआ है तो उसमें से आपको HX कह लीजिए, HCl है तो Cl है तो Cl निकल जाएगा, Br है तो HBr निकल जाएगा, I है तो HI निकल जाएगा। तो इसको मैं कह सकता हूं डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। आप नाम पे गौर कीजिएगा, डी मतलब निकलना, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, हेलो मतलब हेलोजन, एशन हाइड्रोजन और हेलोजन का आपस में जुड़कर सिस्टम से बाहर निकल जाना, इट्स कॉल्ड डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। तो आपको एक नाम तो समझ में आ गया होगा कि यहां पे एलिमिनेशन को हम डिहाइड्रोहेलोजिनेशन कह सकते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन हेलोजन के साथ जुड़कर बाहर चला गया। एक नाम समझ में आ गया। दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन क्यों कह रहे हैं, उसका पॉइंट देखिए। बीटा एलिमिनेशन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है, ये कार्बन है अल्फा कार्बन, करेक्ट, और इसके बाद वाला जो कार्बन होता है वो होता है बीटा कार्बन। ओके, तो Cl जिस कार्बन से अटैच्ड है दैट कार्बन इज अल्फा कार्बन, फाइन, और उसके बाद वाला कार्बन बीटा कार्बन। अब आप ये ध्यान रखिए कि जो H हमेशा हटेगा वो हमेशा बीटा कार्बन से ही हटेगा। चेन और भी लंबी हो सकती थी, अभी हम आगे देखेंगे और, लेकिन आपको हाइड्रोजन हमेशा
बीटा पोजीशन से ही हटाना है, और उसके पीछे बिल्कुल लॉजिक है, और वो लॉजिक आपको यहां समझ में भी आएगा, क्योंकि अल्फा पोजीशन से Cl हटेगा, मान लीजिए, तो जब Cl यहां से हटेगा माइनस, तो प्लस यहीं आएगा, और जब यहां प्लस आएगा तो माइनस इसके जस्ट सामने आना चाहिए, तभी प्लस माइनस मिलकर बॉन्ड बन सकता है, और इसमें माइनस तभी आएगा जब इससे जुड़ा हाइड्रोजन बाहर चला जाए। तो बीटा हाइड्रोजन जब बाहर जाएगा तभी तो बीटा कार्बन के ऊपर नेगेटिव साइन आएगा, और सामने जब अल्फा कार्बन से Cl जाएगा तो अल्फा कार्बन पे पॉजिटिव साइन आएगा, और माइनस प्लस जब आमने सामने आते हैं तो ये बात हम अच्छे से जानते हैं, बॉन्ड बन जाता है। दैट्स वाई बीटा जो कार्बन है उसकी काफी इंपॉर्टेंस हो जाती है, और उससे जुड़े हाइड्रोजन की तो और ज्यादा इंपॉर्टेंस है, और बीटा पर अगर हाइड्रोजन नहीं है बीटा कार्बन पर, तो फिर ये एलिमिनेशन नहीं हो सकता। तो इस एलिमिनेशन के लिए आपको बात समझ में आ गई होगी कि बीटा पोजीशन क्यों जरूरी है, करेक्ट, क्योंकि Cl जब यहां से जाएगा तो यहां पे प्लस साइन आएगा, बीटा पोजीशन से जुड़ा हाइड्रोजन जब जाएगा तो यहां पे नेगेटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव जब डायरेक्ट आमने सामने होंगे तो ही बॉन्ड बन सकता है। इस बात को आप यहां देखिए जरा, जैसे कि CH3 CH2 CH2Cl। अब मैं आपसे ऐसा कहता हूं कि अल्फा बताइए जरा यहां पे, तो आप क्या बोलेंगे, दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा, दिस इज गामा, फाइन। अब मैं आपसे कहता हूं Cl तो यहां से हटेगा ही, जब Cl यहां से माइनस हटेगा तो यहां पे कौन सा साइन आएगा, प्लस। अब आप मान लीजिए गामा पोजीशन से आपने एक H हटा दिया, यहां पे एक H होता, ये 2 होता, तो यहां से जब एक H हट जाता तो यहां पे माइनस आता, गामा हाइड्रोजन। अब ये माइनस और ये प्लस तो बॉन्ड ही नहीं बना सकते थे, क्योंकि बीच में CH2 था। आगे होगी शायद आपको बात समझ में, इसीलिए बीटा पोजीशन का ही हाइड्रोजन आपको हटाना है। दैट्स व्हाई इस एलिमिनेशन का दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन भी होता है। आई होप आपको पहला नाम डिहाइड्रोएलिजिनेशन भी समझ में आया होगा, दूसरा नाम बीटा एलिमिनेशन भी समझ में आया होगा, और पहला नाम सिंपल एलिमिनेशन वो भी समझ में आ गया होगा, क्योंकि आपके रिएक्टेंट में से कोई छोटा मॉलिक्यूल बाहर जा रहा है। ओके नाउ, तो ये केस मैंने अभी आपके सामने रख दिया। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन अगर आप देखें तो इस रिएक्शन में जो ऊपर आपको नजर आ रही है, इसका प्रोडक्ट देखिए, एल्कीन ही आपको नजर आ रहा है। कुछ और एक बार देख लेते हैं। मान लीजिए एक ये रिएक्शन है, फिर मैं कंसेप्ट भी बताऊंगा आपको। मान लीजिए ये आपके पास रिएक्शन है, प्रोडक्ट कैसे पहचानना है भाई, Cl जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आप कौन सा कार्बन मानेंगे, तो उस कार्बन को आप मानेंगे अल्फा, उससे जुड़ा कार्बन नेक्स्ट बीटा, उससे जुड़ा नेक्स्ट बीटा, और उसके आगे गामा। तो यहां पे बीटा कार्बन तो आपके पास आ गया। अब आप ये भी चेक कर लीजिए बीटा हाइड्रोजन है कि नहीं है। तो यहां पे अगर हम देखें तो कार्बन ही होगा, और कार्बन की कितनी वैलेंसी, 4, इस पे भी H है, इस पे भी H है, और नीचे भी H ही होगा, तो मतलब बीटा हाइड्रोजन आपके पास है। यहां पे कार्बन की वैलेंसी अगर आप देखें तो 2 तो नजर आ गई, यानी एक H और एक H, यानी कि दोनों साइड पर हाइड्रोजन आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि यहां पे 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन अवेलेबल है, तो प्रोडक्ट भी 2 बनेंगे। ओके, अब वो 2 प्रोडक्ट कौन से बनेंगे वो एक बार चेक कर लेते हैं। आपको तो सिर्फ एक ही काम करना है, अल्फा से तो Cl हटेगा, बीटा से H हटेगा, और ट्रिक ये है कि अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड लगा देना है। सबसे बेस्ट ट्रिक यही है। वापस बोल देता हूं, अल्फा से हैलोजन हटेगा, बीटा से हाइड्रोजन हटेगा, और अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड आ जाएगा। बस आप तो इतना ध्यान रखिए। अब आप यहां पे अगर बात करें तो यहां पे से मान लें मैं यहां से H हटा देता हूं, यहां से Cl हटा देता हूं, तो यहां से Cl माइनस हटेगा तो यहां पे प्लस, यहां से H प्लस हटेगा तो यहां पे माइनस, और माइनस और प्लस मिलकर क्या बनाएंगे, बॉन्ड। तो इसका एक प्रोडक्ट, तो ये तो मैंने यूं बना दिया, करेक्ट। अब यहां से Cl हटाए और यहां से बीटा से यहां से आप H हटा रहे हैं, तो यहां पे क्या लग जाएगा, बॉन्ड लग जाएगा। तो इसको आप क्या सकते हैं, 1 2 3 4 ब्यूट 1 इन, सिंपल। अच्छा, दूसरा केस क्या पॉसिबल हो सकता है, दूसरा केस पॉसिबल हो सकता है, ये अल्फा से तो Cl हट ही रहा है, यहां पे भी बीटा है, बीटा से आप हाइड्रोजन हटा दीजिए, तो अल्फा और बीटा के बीच में यहां पे बॉन्ड आ जाएगा। तो इसका जो दूसरा प्रोडक्ट बनेगा उसके अंदर बॉन्ड यहां पे आ रहा है, ये लीजिए, ये हमने बॉन्ड यहां लगा दिया। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा ब्यूट 2 इन। अब क्योंकि आपके पास 2 टाइप के बीटा हाइड्रोजन थे तो 2 प्रोडक्ट्स बन गए, 3 भी बन सकते हैं। फिर उसमें से आपको मेजर और माइनर बताना पड़ेगा, ये बहुत एसेंशियल कंडीशन ही समझ लीजिए आप। अगर आप एक प्रोडक्ट लिखते हैं तो मेजर ही लिखेंगे, और अगर आपने 2 शो किए हैं तो आपको मेंशन करना पड़ेगा कि कौन मेजर है और कौन माइनर है। और अगर आप ये मेंशन नहीं कर पाए तो फिर मार्क्स नहीं मिलते। तो अब इन दोनों में से मेजर कौन है, तो देखिए कई सारे कंडीशंस हैं। सिजफ रूल एक रूल है जिस रूल से हम ये बता सकते हैं कि कौन मेजर और कौन माइनर बनेगा। पहले मैं ये रूल बता देता हूं, और फिर क्लास 11 से एक ट्रिक है, उससे भी आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए, अगर एक से ज्यादा एल्कीन बन रहे होते हैं तो वो एल्कीन ज्यादा बनता है, मेजर क्वांटिटी में बनता है, जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। और वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है जिसके पास ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, क्योंकि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स बनेंगे, और जितना ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बनेंगे
आपका एल्कीन उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। हाइपर कॉन्जुगेशन हम क्लास 11 में डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी आया था, तभी भी मैंने आपसे यही बोला था कि अभी के लिए सिर्फ आप इतना ध्यान रखिए कि जितने ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे उतने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स एल्कीन में, और वही एल्कीन उतनी ज्यादा स्टेबल। पहले तो हम इससे जवाब निकाल लेते हैं और फिर सिरजेफ रूल क्या कहता है वो मैं इसके बाद बताता हूं। तो यहां पे देखिए, अब मैं यहां पे अगर बात करूं तो मैं इसको सिंपली ऐसे लिख दूं तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझना, जैसे कि CH3 CH2 CH CH2। करेक्ट। अब इस एल्कीन में अल्फा हाइड्रोजन कैसे निकालते हैं वो देखिए। अल्फा हाइड्रोजन निकालने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि जो एल्कीन वाला जो जिसके बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है उसको आप ऐसे सर्कल कर लीजिए। अब इससे जुड़ा पहला कार्बन देखिए तो इधर तो कुछ भी नहीं है, ये पहला कार्बन है तो ये अल्फा हो गया, ये दूसरा कार्बन है तो ये बीटा हो गया। तो दिस इज मेन, और ये इससे जुड़ा पहला कार्बन अल्फा और ये दूसरा बीटा। सिमिलरली अगर हम यहां पे बात करें तो यहां पे तो CH3 आएगा, CH, यहां पे भी CH, 3 वैलेंसी और एक H लगाएंगे और CH3। फाइन। नाउ जो डबल बॉन्ड है जिन दो कार्बन के बीच में उसे सर्कल कर लीजिए आप इस तरीके से, और प्रैक्टिस हो जाएगी तब तो करने की भी जरूरत नहीं। अब इससे जुड़ा पहला कार्बन ये है तो ये अल्फा, इससे जुड़ा इधर भी ये पहला कार्बन है तो ये भी अल्फा, तो यहां पे 2 अल्फा कार्बन है जबकि यहां पे एक ही अल्फा कार्बन है। आप तो हाइड्रोजन काउंट कीजिए, यहां पे कितने हाइड्रोजन है इससे जुड़े 2, तो यहां पे 2 अल्फा हाइड्रोजन है। और अगर हम यहां पे बात करें तो 3 तो यहां पे है और 3 यहां पे है, तो यहां पे 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अब अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा कहां आ रहे हैं? अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा यहां आ रहे हैं, और क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है इसीलिए ये एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी, मेजर अमाउंट में बनेगी। ये तो हुआ अल्फा हाइड्रोजन से पहचानने का तरीका। दूसरा तरीका होता है हाइपर कॉन्जुगेशन, या कैसे भी कनेक्ट कर सकते हैं हम। हाइपर कॉन्जुगेशन से आप इसको समझ लीजिए, और दूसरा जो तरीका मैं वो कह देता हूं सिरजेफ रूल। देखिए सिरजेफ रूल ये कहता है कि वो एल्कीन ज्यादा क्वांटिटी में बनती है, मेजर अमाउंट में बनती है, जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है, जिसमें नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ज्यादा होते हैं। घूम फिर कर बात वहीं आ जाएगी। अभी आप देखिए जरा, मैं कहूं इस एल्कीन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आप कहेंगे इस एल्कीन पर तो केवल ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, जैसे आप क्या कह सकते हैं, जैसे आप इथाइल सब्स्टिट्यूएंट कह सकते हैं, एक इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। अब मैं पूछूंगा इस एल्कीन पर कितने सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो आप कहेंगे एक सब्स्टिट्यूएंट तो मिथाइल है और इस साइड पे भी एक और मिथाइल है। तो नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे कितने हैं, तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे 2 है। मैं पूछूंगा यहां पे नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स कितने हैं, तो आपका आंसर होगा शायद नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स यहां पे एक ही है। तो सिरजेफ रूल ये कहता है कि जो एल्कीन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है वो मेजर अमाउंट में बनती है, तो ये ज्यादा अमाउंट में बनेगी क्योंकि ये ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। ओके, और एक ट्रिक और भी है, ये भी आपके लिए काम में आएगी। डबल बॉन्ड अगर टर्मिनल पोजीशन पर है तो वो हमेशा माइनर अमाउंट में ही बनेगी वो स्पीशीज। आप देखिए यहां डबल बॉन्ड टर्मिनल पोजीशन पर है, और टर्मिनल पोजीशन पर जब होगा तो इसमें इस तरफ अल्फा कार्बन होने का स्कोप खत्म, तो नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन खत्म, तो हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स कम बनेंगे तो सिस्टम कम स्टेबल आएगा। तो कैसे भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, अल्फा हाइड्रोजन से कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट से आप कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट्स है इसमें कम है, या फिर आप ये देख सकते हैं कि टर्मिनल पे जो डबल बॉन्ड होता है, करेक्ट, उसके अंदर स्टेबिलिटी कम होती है, जबकि जो बीच वाला जो डबल बॉन्ड होता है किसी कंपाउंड में वो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होता है। तो किसी भी तरीके से आप सोच सकते हैं, लेकिन कहा जाए कि सिरजेफ रूल ही बताइए, तो सिरजेफ रूल के अकॉर्डिंग तो वो एल्कीन ज्यादा अमाउंट में बनती है जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड होती है। तो यहां पे 2 एल्कीन बनने का स्कोप था, तो हमने 2 एल्कीन बना दिया और मेजर इसको बता दिया। आई होप आपको ये भी बात समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं, देखिए। अच्छा, इसके प्रोडक्ट्स मैं आपको शो कर देता हूं। यहां देखिए, ये 2 प्रोडक्ट ब्यूटेन, ब्यूटवनिन, ब्यूटेन मेजर अमाउंट में बन रहा है। फाइन, यहां पे देख सकते हैं आप, यहाँ डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। वापस आएंगे इस पे आपको समझाने के लिए, पर लेकिन हम पहले प्रोडक्ट बनाना सीख रहे हैं। अब मान लीजिए एक मॉलिक्यूल और आ गया हमारे पास, ये वाला। अब आपसे कहा जाता है इसका भी वही बीटा एलिमिनेशन करना है, करिए और प्रोडक्ट पहचानिए। अब कैसे प्रोडक्ट पहचानेंगे, देखें। सबसे पहले मार्किंग, तो ये अल्फा कार्बन, इससे नेक्स्ट बीटा, इसके आगे ये भी बीटा और इसके आगे ये भी बीटा, ये दोनों तो सेम ही हो गए, ये और ये, करेक्ट। तो इन दोनों से तो एक ही बना लेंगे हम, ये एक थोड़ा सा डिफरेंट है। वैसे तो शायद अब आपको प्रैक्टिस हो गई होगी और दिमाग में बातें आ भी गई होगी, और ये भी समझ में आ रहा होगा कि 2 टाइप के प्रोडक्ट्स बनेंगे और माइनर कौन सा बनेगा वो देख के भी आपको नजर आ गया होगा। इतनी सारी बातें मैंने अभी आपको बोली, फिर भी हम ट्राई करते हैं। ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा। अब बीटा पे हम लगा देते हैं कार्बन, और कार्बन से जोड़ देते हैं कितने हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन कॉर्नर पर है। इस बीटा या इस बीटा की किसी की भी बात कर लो, इस बीटा की बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन यहाँ होगा और एक हाइड्रोजन यहाँ होगा। यहाँ पे बात करो तो सेम ही चीज है, इसलिए एक जगह ही कर लेंगे। अब 2 प्रोडक्ट हम पहचानते हैं, अल्फा से Cl, बीटा से H हटा दे तो एक बॉन्ड तो यहां बनेगा, तो देखिए एक प्रोडक्ट इसका ही बनेगा। फाइन, सब कुछ सेम। यहां से H गया, यहां से Cl गया, तो अल्फा बीटा के बीच में बॉन्ड बनाना होता है, ये बॉन्ड आ गया। यहां पे जैसा था वैसा का वैसा ही रहेगा, ये ऐसा कैसा रहेगा CH3। एक कंडीशन तो ये बन गई, दूसरा भी बना लेते हैं।
अब सेकंड पे यदि आप बात करें तो ये अल्फा से Cl गया, बीटा से H गया, तो यहां से H और यहां से Cl जाएगा, तो इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों के बीच में बॉन्ड बनाऊं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो दो ही केस पॉसिबल है। 3 बीटा हाइड्रोजन थे, 3 टाइप के बीटा हाइड्रोजन थे, लेकिन एक्चुअली 3 टाइप नहीं बोल सकते, 2 ही टाइप के हैं। एक ये है और ये दोनों तो एक ही जैसे हैं। फाइन। नाउ अब बताइए जरा मेजर कौन और माइनर कौन। वैसे तो देख के शायद आपको नजर में आ गया होगा कि ये टर्मिनल डबल बॉन्ड है, तो ये तो माइनर बनेगा, ये मेजर बनेगा। तो हम इसको तो लिख देते हैं मेजर, इसको लिख देते हैं माइनर। चेक कैसे करें? चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैंने आपसे कहा था ज्यादा सब्सट्रेटेड कौन है, तो आप वो भी चेक कर लीजिए। अब यहां देखिए जरा, यहां पे देखा जाए तो एक कार्बन होगा, यहां पे भी एक कार्बन होगा, करेक्ट, और यहां पे एक हाइड्रोजन भी है, इधर एक कार्बन है। अब इस एल्कीन की यदि बात की जाए तो इस पे एक तो ये सब्स्टिट्यूएंट है, एक ये इधर से भी जुड़ रहा है किसी ना किसी चीज से, जबकि इधर तो H है लेकिन ये इस तरफ से भी जुड़ रहा है। तो इस एल्कीन के इस तरफ भी कोई चीज जुड़ रही है, इधर भी रिंग आगे जा रही है और इधर भी रिंग आगे जा रही है, राइट। तो आप कह सकते हैं कि 3 तरीके से ये आगे बढ़ रहा है, इस एल्कीन में 2 साइड से और इसमें एक साइड से। जबकि आप इस पे बात करें तो यही आपका मेन ग्रुप हो गया। अब इससे बात करें तो ये तो एंड हो गया। अब इस कार्बन की बात करें तो ये इस साइड से बढ़ रहा है और ये इस साइड से बढ़ रहा है। वो तो ये कार्बन भी बढ़ रहा था, करेक्ट। आप ये जैसे इसकी बात कर लीजिए तो ये इस साइड से भी बढ़ रहा है और इस साइड से भी बढ़ रहा है, आप ऐसे भी सोच सकते हैं। लेकिन उसके अलावा इस कार्बन में तो ये एक साइड ये और भी है, यानी कुल मिलाकर 2 साइड तो यहां से बढ़ रहा है और एक साइड यहां से बढ़ रहा है, मतलब ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड यही हुआ। ये कम सब्स्टिट्यूटेड हुआ, इस साइड से तो बिल्कुल नहीं है, इस साइड से 2 बार है। फाइन। ज्यादा सब्स्टिट्यूशन की बात करें तो इस पे सब्स्टिट्यूएंट यहां पे तो एक लग रहा है, जबकि ऐसा सब्स्टिट्यूएंट इस पे तो एक भी नहीं है। तो सेट्सअप रूल के हिसाब से भी यही मेजर बनना चाहिए और ये माइनर बनना चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट पहचान सकते हैं। आप चाहें तो इसका प्रोडक्ट देख भी सकते हैं। यहां देखिए, ये रहा, आप यहां देख सकते हैं, ये मेजर और वो माइनर। बस आपको तो मेजर माइनर लिखना है। आईयूपीएसी नेम आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, लिखे तो बहुत अच्छी बात है, हम वो ऑलरेडी सीख ही चुके हैं, लेकिन आपको मेजर माइनर तो रिपोर्ट करना ही पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट देखते हैं एक और। अब चलिए इसको तो बाद में देखेंगे। ये केस हो गया, ये मैंने आपको समझा दिया, मैंने आपको समझा दिया, ये भी समझा दिया। चलिए अब आते हैं स्टेटमेंट पर। अब आप देखिए, अब यहां स्टेटमेंट जो है, स्टेटमेंट में कहा जा रहा है कि एलिमिनेशन करने के लिए आपको एल्कोहलिक KOH यूज करना पड़ेगा। नाम पे गौर कीजिएगा, एल्कोहलिक KOH। अगर एक्वस KOH हुआ तो फिर सब्स्टिट्यूशन होगा और एल्कोहल विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन अगर एलिमिनेशन हुआ सेम स्पीशीज का तो फिर एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। लेकिन एलिमिनेशन जब आपको करना हो तो आपको एल्कोहलिक KOH लेना होगा, और जब आपको सब्स्टिट्यूशन करना है तो आपको एक्वस KOH लेना होगा। नाउ द क्वेश्चन इज, हलाइड तो आपके सेम है, बस अल्कोहलिक KOH डाल दिया तो एलिमिनेशन हो गया, एक्वस KOH डाल दिया तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। ऐसा क्यों? तो उसको अब अपन समझते हैं, फिर वापस स्टेटमेंट पे आ जाएंगे। तो स्टेटमेंट में देखिए अभी, व्हेन अ हेलो एल्केन with a beta hydrogen atom, जो कि बहुत essential condition है, is heated with alcoholic solution of potassium hydroxide, alcoholic KOH. Fine. There is elimination of hydrogen atom from beta carbon atom and halogen from alpha carbon atom takes place, resulting in the formation of alkene as a product. This reaction is called elimination reaction, beta elimination reaction, or dehydrohalogenation reaction. Fine. Now the question is alcoholic KOH. अब इस स्टेटमेंट में आपके लिए नई बात आई है, alcoholic KOH, तो हम पहले उसको समझते हैं, फिर वापस यहीं लौटेंगे। फाइन, चलिए तब हम आगे बढ़ते हैं अल्कोहलिक KOH के ऊपर। यहां देखिए, इस जगह आप नजर कीजिए, ये अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल इथेनॉल ले लेते हैं। तो यहां देखिए जरा, CH3 CH2H, यहां पे मैं नीचे भी ले लूंगा, नहीं तो आप ROH भी ले सकते हैं। यहां पे अगर आप चाहें तो CH3 मैं लिख देता हूं, CH3 CH2OH, आगे के जो क्वेश्चन है उनमें CH3 CH2OH ही लिखा है। ROH मतलब इन जनरल अल्कोहल लिया आपने और साथ में लिया आपने KOH। जब अल्कोहल और KOH आमने सामने आते हैं, आपको ये अच्छे से बताइए, स्ट्रॉन्ग बेस है, यहां से OH, और अल्कोहल सामने अगर स्ट्रॉन्ग बेस हो तो अपने में से H+ आयन रिलीज कर देता है। तो यहां से OH और यहां से जब H हट जाएगा तो वाटर बाहर निकल जाएगा, और अब जो चीज बनेगी वो बनेगी CH3 CH2O- और K+। इसको अगर आप R मान लें तो RO- और K+। सुनेगा, यही अल्कोहल का काफी इंपॉर्टेंट रोल आ रहा है। तो देखिए, जब भी KOH अगर आप अल्कोहल में ले लेते हैं तो बनता है एल्कोक्साइड आयन। नाम पे गौर कीजिएगा, ईथर में भी आएगा। तो RO- अल्काइल एंड O- मतलब ऑक्साइड, तो अल्काइल और ऑक्साइड को मिलाएंगे तो एल्कोक्साइड। अकेला लिखा हुआ है तो आयन, नहीं तो इसे आप कहेंगे पोटेशियम इथॉक्साइड। नाम पे गौर कीजिएगा, पोटेशियम इथॉक्साइड, करेक्ट। सिंपल यहां पे बोले तो एल्कोक्साइड, सिंपल केवल इसको बोलूं CH3 CH2O- को तो केवल इथॉक्साइड आयन, लेकिन दोनों को मिलाकर बोले तो पोटेशियम इथॉक्साइड। तो जब भी आप अल्कोहलिक KOH लोगे तो सॉल्यूशन में आपको ये चीजें मिलेगी।
अब जो RO माइनस है, इट इज अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग बेस, ये काफी स्ट्रॉन्ग बेस है। क्वेश्चन इज बेस और न्यूक्लियोफाइल में क्या अंतर है? तो सुनिए, न्यूक्लियोफाइल जो होता है वो कार्बन प्लस पे अटैक करता है, मतलब कार्बोकैटायन पे अटैक करता है, किसी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे अटैक करता है न्यूक्लियोफाइल। और जो बेस होता है वो हमेशा H प्लस पे अटैक करता है। तो ध्यान रखिए, कर दोनों जो स्पीशीज है दोनों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज पे ही अटैक कर रही है। कार्बोकैटायन भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, H प्लस भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, लेकिन अगर H प्लस पे अटैक करता है तो उस स्पीशीज को आप बेस बोलेंगे, और यदि कार्बोकैटायन पे अटैक होता है तो उस स्पीशीज को आप न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। कई केसेस में न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी के ऑर्डर सेम होते हैं, और कई केसेस में इन दोनों के ऑर्डर अलग अलग भी होते हैं। ये जो कंटेंट है ये बोर्ड्स के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, हमारे सारे क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे, लेकिन कॉम्पिटिटिव के हिसाब से काफी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी को बहुत डिटेल में डिस्कस करते हैं। अभी हमारा काम बहुत सिंपल कंसेप्ट से ही हो जाएगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। फाइन, तो यहां देखिए, तो यहां पे जो RO माइनस बना ये बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, और इसकी टेंडेंसी होती है H प्लस पे अटैक करने की, और इसकी इसी टेंडेंसी की वजह से एलिमिनेशन डोमिनेट कर जाता है सब्स्टिट्यूशन पे, और इसीलिए अल्कोहल की जगह एल्कीन मेजर प्रोडक्ट हो जाते हैं। देखिए कैसे, अब ये चीज बन गई। अब आप यहां पे गौर कीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। फाइन, यहां देखिए, ये आपका हलाइड है, H मैंने हटा दिया, CH3 भी हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, मेजर रोल जिनका है वो चीज मैंने आपके सामने शो की भी है। फाइन, ध्यान दीजिएगा, यहां पे ध्यान दीजिए, ये कार्बन अल्फा कार्बन, ये कार्बन बीटा कार्बन। फाइन, नाउ ये अल्फा है, ये बीटा है, जो काम की चीज है वो दोनों हमारे पास आ गई, और हमें ये भी पता है कि इसके प्रोडक्ट में अल्फा से X निकलेगा, बीटा से H निकलेगा, और बॉन्ड इन दोनों के बीच में आएगा। नजर भी आ रहा है आपको मेन प्रोडक्ट। लेकिन हुआ क्या होगा वो देखिए, जब भी आप अल्कोहलिक KOH लेते हैं तो अल्कोहलिक KOH लेने से आपको ये स्पीशीज तो मिलनी है जो मैंने ऊपर बताई आपको। ये जो है इट्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग बेस क्यों? R प्लस का इफेक्ट दे रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी बढ़ा रहा है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज डेंसिटी H प्लस को बहुत पावरफुली अपनी तरफ खींचेगी। नाउ अब यहां पे जैसे ही अल्कोक्सिड आयन इस स्पीशीज के पास में आता है, तो ये तो आपको अच्छे से पता है कि यहां पे तो X इस बॉन्ड में पोलैरिटी और X पार्शियल नेगेटिव और इसको पार्शियल पॉजिटिव बनाने की प्रॉपर्टी तो रखता ही है। ये तो नेचुरल फिनोमेना है, परमानेंट इफेक्ट है, आप अच्छे से जानते हैं प्लस इफेक्ट और माइनस इफेक्ट, वो परमानेंट इफेक्ट है, वो तो यहां लग ही रहा है। तो ये रिच हो चुका है, ये डेफिशिएंट हो चुका है। जब ये बेस यहां पे पहुंचता है तो हो सकता है यहां पे भी H होता, 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 बहुत जगह H होते, पर इस बेस ने इसी H को क्यों चुना? क्योंकि इसी H के टूट जाने के बाद कोई स्पीशीज स्टेबल बनेगी। तो बेस हमेशा ऐसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करेगा जिस हाइड्रोजन के एलिमिनेशन के बाद बची हुई स्पीशीज स्टेबल हो जाए। फाइन, तो कौन से H को निकालें तभी स्टेबल होगा? तो इस कार्बन से जुड़ा H कोई सा भी आप निकाल लीजिए, तो यहां से जब H निकलेगा तो इस कार्बन पे नेगेटिव आएगा और सामने आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर बॉन्ड बना देंगे, और ये X इस C को छोड़कर इस K के साथ जुड़ना पसंद करेगा, क्योंकि उस केस में और ज्यादा स्टेबल एक आयनिक कंपाउंड बन जाएगा, KX, KCl, KBr। फाइन, तो जो स्ट्रेटेजी है वो बिल्कुल सेट हो चुकी है, बस अब हमको अप्लाई करना है कि क्या हो रहा है। तो अब देखिए, सब कुछ सामने है, इसने सीधा इस पे अटैक किया, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए और इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो गए। जैसे इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुए, ये बना X माइनस, सामने फ्री पड़ा है K प्लस, तो K प्लस X माइनस जुड़कर न्यूट्रल हो जाएंगे, और एक प्रोडक्ट तो आ गया KX। हटा दीजिए इसको। अब RO माइनस बीइंग अ स्ट्रॉन्ग बेस, ये सीधा इस H पे अटैक करेगा, और जैसे इस H पे अटैक होगा प्लस पे, क्योंकि कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहां खींचेगा। फाइन, तो जैसे इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे ये प्लस पे अटैक करेगा, और जैसे इसका इस पे अटैक होगा एक कंपाउंड बन जाएगा ROH। ये कंपाउंड बन गया बेस की वजह से। फाइन, अब इसकी वजह इसके ऊपर आ गया कौन सा साइन? नेगेटिव, और सामने आ गया है पॉजिटिव, और ये जब नेगेटिव पॉजिटिव आमने सामने होंगे तो ये बना लेंगे बॉन्ड, और इनके बॉन्ड बन जाने की वजह से आपको मिल गया एल्कीन। तो वैसे तो कंडीशन को अगर हम समझें तो यहां पे मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट्स बनता है, फिर उसमें मेजर और माइनर बताना होता है, ये सब कॉम्पिटिटिव में चला जाता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, एलिमिनेशन भी हो सकता है, कई सारे केसेस हैं, लेकिन हम उन सबको साइड में रखकर सिर्फ आपको एलिमिनेशन को फोकस करना है, क्योंकि बिल्कुल वन साइडेड क्वेश्चंस आते हैं एनसीईआरटी में, या तो एलिमिनेशन है या सब्स्टिट्यूशन है। जब भी अल्कोहलिक KOH लिखा हुआ आ जाए आपको एलिमिनेशन ही करना है। एलिमिनेशन कैसे करना है, प्रोडक्ट कैसे पहचानना है वो बता दिया, मेजर माइनर मैंने आपको बता दिया। अब मैं कंडीशन आपको बता रहा हूं कि कैसे होता है। तो एलिमिनेशन करने के लिए स्ट्रॉन्ग बेस इज प्रेफर्ड, स्ट्रॉन्ग बेस होगी तो एलिमिनेशन होगा। NaOH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर बेस है RO माइनस, तो RO माइनस होगा तो एलिमिनेशन स्टार्ट होगा। फाइन, अगर आपने एक्वस KOH ले रखा है तो इससे एलिमिनेशन कभी नहीं होगा, क्योंकि एक्वस KOH में तो K प्लस एक्वस और OH माइनस एक्वस। OH माइनस आयन बहुत वीकर बेस है एज कंपेयर टू RO माइनस,
तो अगर आपको एलिमिनेशन करना है तो आरओ माइनस तो होना ही चाहिए, तभी एलिमिनेशन होगा, नहीं तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। मैं इसका एक एग्जांपल भी आपको देता हूं, आप देखिएगा, शायद ये बात तो आपको समझ में आ गई होगी। एक एग्जांपल देखिए, यहां पे ये अल्कोहलिक केओएच के साथ मैंने बताई बात आपको, ये देखिए सारे प्रोडक्ट्स आपको नजर आ गए, एल्कीन भी बना है इसके अंदर, जबकि जो हमने ऊपर रिएक्शंस लिखी हैं यहां देखिए, यहां पे भी सब में एल्कीन बने हुए हैं, यहां पे भी एल्कीन एल्कीन एल्कीन, लेकिन साथ में दूसरे बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं जिनको हम रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं। तो यहां पे भी हम एल्कीन पे ही मेन फोकस कर रहे हैं, लेकिन बाय प्रोडक्ट्स में केएक्स भी है, थोड़ा सा अल्कोहल भी है, लेकिन हम मेजर इसी प्रोडक्ट पे जो ये है इसी पे हम फोकस कर रहे हैं। अब यहां देखिए, मान लीजिए अल्कोहलिक की जगह क्या होता, अल्कोहलिक की जगह मान लीजिए एक्वस होता, तो अब क्या होता, जब एक्वस होता तो फिर ये ऐसे टूटते, और मैं आपको बोल चुका हूं कि OH माइनस की बेसिसिटी RO माइनस से तो बहुत कम है, इसीलिए OH माइनस एलिमिनेशन करने में कैपेबल नहीं है। तो जब कैपेबल नहीं है तो फिर वहां तो सिंपल एक ही चीज होगी, और वो चीज है सब्स्टिट्यूशन। करेक्ट, हेलोजन हट जाएगा और OH जाकर जुड़ जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन के थ्रू बनने वाला बॉन्ड जो कार्बन के साथ होगा वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा। फाइन, इसीलिए RCl में यदि आप एक्वस KOH डालते हैं, एक्वस इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि KOH को हम पानी में डिसॉल्व भी करते हैं, दैट्स व्हाई। तो एक्वस KOH लीजिए और कोई भी RX है उसमें डाल दीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल CH3 CH2 Cl, बहुत फेमस रिएक्शन है, और KOH लिखा आ गया। अगर केवल KOH लिखा आ रहा है तो आप समझ जाइए आपसे गलती कराई जा रही है, क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, क्योंकि अल्कोहलिक लिखते ही बात पलटेगी और एक्वस लिखते ही बात पलटेगी। अल्कोहलिक लिखा तो आपको सीधा एल्कीन बना देना है, और एक्वस लिखा तो फिर आपको सब्स्टिट्यूशन कर देना है। तो मैंने लिख दिया एक्वस, और जैसे ही एक्वस लिखा तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और सब्स्टिट्यूशन में देखिए साइज डिफरेंसेस भी हैं, Cl हटकर OH बहुत इजीली इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा, Cl बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है, OH तुरंत एक बेटर न्यूक्लियोफाइल होने की वजह से अटैक करेगा, और CH3 CH2H इथाइल अल्कोहल इसका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। फाइन, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन हुआ। तो एग्जाम में ध्यान रखिएगा, अल्कोहलिक KOH है तो एलिमिनेशन, और एक्वस KOH है तो सब्स्टिट्यूशन करना है। अब मैं आपसे यह कह देता हूं कि मान लीजिए एक्वस भी है, ठीक है, KOH ले लिया, CH3 CH2 Cl ले लिया, प्रोडक्ट भी आपने पहचान लिया, ये वाला प्रोडक्ट है। मान लीजिए मैं आपसे ऐसे कह देता हूं CH3 CH CH3, ओके, और यहां पे Cl होता, और ऐसे ही यहां पे लिखा होता एक्वस KOH, और एक बार लिखा होता अल्कोहलिक KOH। तो क्या प्रोडक्ट सेम होते हैं या अलग होते हैं? शायद आपके दिमाग में तो बात आ गई होगी कि प्रोडक्ट तो अलग होते हैं। अगर आप कह रहे हैं एक्वस KOH, तो जहां से Cl है वहां से वो Cl हटेगा और उस जगह पे OH आ जाएगा। फाइन, और अगर आप कहते हैं अल्कोहलिक KOH, तो अल्कोहलिक KOH में दिमाग सीधा आ जाएगा अल्फा बीटा पे, तो ये रहा अल्फा, ये रहा बीटा, ये भी बीटा ही है, अल्फा से Cl हटेगा, बीटा से H हटेगा, और इन दोनों के बीच में बॉन्ड आ जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो CH3, यहां से H हटा दिया ना हमने, तो यहां पे CH2, यहां पे CH, और यहां पे CH3, मतलब मैं यहां से ढंग से लिख देता हूं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपीन बन जाता, क्योंकि अल्फा से Cl हटता, बीटा से H हटता, तो यहां पे बॉन्ड आ जाता, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। फाइन, तो एक कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, तो अल्कोहलिक KOH का रोल भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि अल्कोहलिक KOH एक स्ट्रॉन्ग बेस जनरेट करता है, और वो बेस एलिमिनेशन कराने में केपेबल होता है। ओके, ऑर्डर की बात करें तो OH से ज्यादा स्ट्रॉन्गर RO माइनस है, और RO माइनस से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर एक बेस अवेलेबल है जिसको हम यूज भी करेंगे, और वो बेस है NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया। ध्यान रखिए, NaNH2 इन लिक्विड अमोनिया वो RO माइनस से भी स्ट्रॉन्गर बेस है। NaNH2 इज लिक्विड अमोनिया, क्योंकि आप वाटर नहीं ले सकते, वाटर के साथ रिएक्शन होकर ही खत्म हो जाएगा। आप अल्कोहल भी नहीं ले सकते, अल्कोहल के साथ भी इसकी रिएक्शन हो जाती है, प्रोडक्ट्स बन जाते हैं। तो हम यहां पे एक ऐसा सॉल्वेंट ले रहे हैं जिसके अंदर ये डिसॉल्व करके हम इसको एज अ अटैकिंग एजेंट यूज कर सकते हैं। तो ना वाटर में आपको यूज करना है, ना आपको अल्कोहल में यूज करना है, इसको आपको यूज करना है लिक्विड अमोनिया में, क्योंकि ये इसमें सॉल्युबल होता है, रिएक्ट नहीं करता, और फिर जैसे डिजायर्ड रिएक्शन हम चाहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन, वो पूरी हो जाती है। ओके, तो अब हम वापस लौटेंगे पीछे, और पीछे अगर आप देखें तो यही बात वहां पे आपको लिखी हुई मिलेगी, यहां देख सकते हैं, वो बात तो पूरी हो गई थी। This reaction occurs in the presence of strong base like alcoholic KOH, NaNH2 in liquid ammonia etc. और alcoholic KOH से ज्यादा strong base एक NaNH2 होता है। फाइन, सेजफ रूल मैंने आपको बोल ही दिया, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होती है वो बनती है। ये सारी रिएक्शंस मैंने आपको बता दी। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि E2 क्या है। देखिए E2 कुछ नहीं है, SN2 तो आपको समझ में आता होगा। SN2 क्या होता है? SN2 जनरली हम ये कहते हैं कि मैकेनिज्म कैसे फॉलो हुआ होगा। अब SN2 के लिए जनरली हम ये मान लेते हैं कि SN2 तब जनरली फॉलो होता है जब प्राइमरी या सेकेंडरी हैलाइड आपके पास होते हैं तो SN2, और अगर टर्शियरी हैलाइड होता है तो हम SN1 कहते हैं। कंडीशंस को बहुत ज्यादा फेवरेबल बनाने के लिए हम सॉल्वेंट्स और टेम्परेचर का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इन जनरल जब भी आपको प्राइमरी या सेकेंडरी नजर आए तो आप कह सकते हैं कि ये जनरली या इन जनरल
SN2 को फॉलो करती है और टर्शियरी हैलाइड जो होते हैं वो SN1 को फॉलो करते हैं। और अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो एलिमिनेशन में भी सेम यही होता है, बस एलिमिनेशन के लिए हम E यूज कर लेते हैं, और अगर प्राइमरी सेकेंडरी नजर आ रहे हैं तो उसके लिए हम लिख देते हैं E2 क्योंकि उसके अंदर ट्रांजिशन स्टेट बनती है। और अगर टर्शियरी नजर आ रहा है तो उसमें भी अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो हम उसके लिए बोल देते हैं E1 क्योंकि उसके अंदर इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। तो बिल्कुल सेम है, जैसे SN1 SN2 है वैसे E1 E2 है, बस SN1 SN2 सब्स्टिट्यूशन है, E1 E2 एलिमिनेशन है। और जैसी कंडीशंस E1 E2 में लग रही है जो कंडीशंस, वैसी कंडीशंस SN1 SN2 में लगती है। तो आप, क्योंकि मुझे यहाँ पे प्राइमरी नजर आ रहा है तो मैंने यहाँ SN2 लिख दिया। अब ये भी प्राइमरी नजर आ रहा है और एलिमिनेशन हो रहा है तो फिर मैं यहाँ पे E2 लिख दूंगा। करेक्ट। यहाँ पे देखा जाए तो सेकेंडरी नजर आ रहा है, सेकेंडरी में अगर एलिमिनेशन होता तो सेकेंडरी को भी हम जनरली SN2 से ही प्रोसीड करवाते हैं, SN2 मैकेनिज्म ही फेवरेबल होता है। तो यहाँ पे अगर एलिमिनेशन हो रहा है तो फिर हम यहाँ पे क्या बोल देंगे, E2 बोल देंगे। मान लीजिए कोई टर्शियरी हैलाइड होता और उसका एलिमिनेशन हो रहा होता, तो हमें पता है कि टर्शियरी हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन अगर होता है तो SN1 से होता है, तो उसका अगर एलिमिनेशन हो रहा होता तो हम उसका एलिमिनेशन किससे बोलते थे, E1 से बोलते थे। तो इतना ध्यान रखिए, एनसीईआरटी में तो ये चीज नहीं है, लेकिन इतना आइडिया आप दिमाग में रख सकते हैं। जैसा SN1 होता है वैसा E1 होता है, जैसा SN2 होता है वैसा E2 होता है। किस टर्म्स में, इंटरमीडिएट की टर्म्स में, ट्रांजिशन स्टेट की टर्म्स में। फाइन, चलो, तो ये भी बात समझ में आ गई होगी। यहां पे यदि हम देखें इस रिएक्शन को, देखिए, फाइन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। क्या ये आपको नजर आ रहा है कि ये एक विसिनल डाइहैलाइड है, विसिनल डाइक्लोराइड है, क्योंकि इसकी फर्स्ट पोजीशन पे भी है और सेकंड पोजीशन पे भी है। फर्स्ट पोजीशन पे Cl है, सेकंड पोजीशन पे भी Cl है। फाइन। नाउ अब इसमें आपने डाला अल्कोहलिक KOH। अब अल्कोहलिक KOH तो एलिमिनेशन करता है, इसे मान लीजिए अल्फा, इसे मान लीजिए बीटा, किसी भी मान लीजिए, अल्फा बीटा कैसे भी ले लीजिए। ये अल्फा Cl वाला है तो हमने अभी इस वक्त इसको अल्फा मान लेते हैं, इसको बीटा मान लेते हैं। तो बीटा से क्या निकाल लीजिए, H, और अल्फा से क्या निकाल दीजिए, Cl। तो यहां से Cl हटा दीजिए, यहां से एक H हटा दीजिए और दोनों के बीच में बॉन्ड लगा दीजिए। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH2 CH Cl। यहां देखिए CH2 CH Cl, दिस इज विनाइल क्लोराइड। आप अच्छे से जानते हैं, इंट्रोडक्शन में मैं आपको बता चुका हूं। अब विनाइल क्लोराइड में देखा जाए तो क्या Cl हटने का स्कोप है, बिल्कुल है। क्या यहां पे H हटने का स्कोप है, तो बात में दम है, यहां से भी H हट सकता है और यहां से Cl हट सकता है और बीच में बॉन्ड आ सकता है। और बीच में अगर बॉन्ड आ गया तो फिर ये तो एल्काइन बन जाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने क्या किया, एक और HCl हटाने के लिए, डीहाइड्रोजन हैलोजनेशन करने के लिए हमने वापस KOH डाला अल्कोहलिक। लेकिन KOH अल्कोहलिक की पावर इतनी थी कि वो सिंपल अल्काइल हैलाइड से तो एलिमिनेशन कर सकता है, लेकिन विनाइल क्लोराइड का या विनाइल हैलाइड्स का एलिमिनेशन नहीं कर सकता। तो ध्यान रखिए, यहां पे क्रॉस कर दीजिए। क्यों नहीं कर सकता वो मैं अभी आपको समझा दूंगा। नाउ यहां देखिए, अब क्यों नहीं करता वो मैं आपको समझा दूंगा। यहां पे देखिए, अगर हमने NaNH2 लिक्विड अमोनिया डाल दिया तो क्या यहां रिएक्शन हो जाएगी, यस। ये इतना पावरफुल है कि ये यहां से भी H को खींच लेगा। फाइन, ये H गया, यहां से Cl गया, यहां पे चार्ज आया प्लस, यहां पे चार्ज आया माइनस, और माइनस प्लस ने मिलकर बॉन्ड बनाया और एल्काइन आपके मेजर प्रोडक्ट बन गए। तो ये प्रोसेस जरूर ध्यान रखिए आप कि NaNH2 एल्काइन बना सकता है लेकिन अल्कोहलिक KOH एल्काइन नहीं बना सकता, क्योंकि इस स्पीशीज में से डीहाइड्रोजनेशन करने के लिए बहुत पावरफुल बेस चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, क्यों इसमें से निकालने के लिए पावरफुल बेस चाहिए, इससे ज्यादा पावरफुल ये है। देखिए, जो पावर होती है या ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होता है, ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी जो होता है, इसके अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, उन्हें मैं यहां नहीं उठा सकता, क्योंकि अगर उनको मैंने यहां उठाया तो एक लेक्चर और बड़ा हो जाएगा जिनकी यूटिलिटी यहां है ही नहीं। ये एक रिएक्शन आपके कन्वर्जन में काम आएगी, दैट्स व्हाई मैंने ये बताया। जब हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन पढ़ेंगे तब हम इन सब चीजों को आपस में कंपेयर करेंगे। फाइन, तो अभी मैं ये जरूर बता देता हूं आपको कि इसको तोड़ना इतना मुश्किल क्यों है। वो देखिए, देखिए यहां देखिए, क्या आप ये मानते हैं कि यहां पे लोन पेयर तो होगा ही होगा। फाइन, अब यहां पे रेजोनेंस, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। आप नोटिस कीजिए, अगर मैं इससे एक कंपाउंड बनाऊं तो इस पे साइन आएगा नेगेटिव, यहां पे साइन आएगा पॉजिटिव। यहां थोड़ी देर के लिए बना देता हूं मैं, पॉजिटिव, ये Cl, ये अब Cl अगर अपना लोन पेयर इसके साथ शेयर कर ले, फाइन, तो हम एक काम करते हैं, लोन पेयर हटा देते हैं। ये लोन पेयर हटा दिया और उसने यहां पे शेयरिंग कर ली। अब जैसे उसने यहां पे शेयरिंग करी तो फिर आपको ये प्लस भी यहां से हटाना होगा, करेक्ट, प्लस हट जाएगा और कुल मिलाकर यहां पे प्लस साइन आ जाएगा। देख सकते हैं, वापस बोलता हूं, यहां पे लोन पेयर बन गया, कौन सा साइन आ गया, नेगेटिव। यहां पे कौन सा साइन आया, पॉजिटिव। इसने लोन पेयर शेयर किया तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो प्लस माइनस न्यूट्रल हो गया, बॉन्ड बन गए। और क्योंकि इसने डोनेट किया है तो डोनेट करने वाले पे प्लस साइन। एक तरीका तो ये है चार्ज देखने का। दूसरा, कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन ये वाला बॉन्ड बना रहा है, दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन से जुड़ने का काम कर रहे हैं। टोटल 3 इलेक्ट्रॉन तो काम में आ गए, एक बॉन्ड बनाने में, दो हाइड्रोजन से जुड़ने में। बचे कितने, 2, टोटल हो गए 5। कार्बन के पास तो वैलेंस शेल में 4 ही होते हैं, लेकिन काउंटिंग में 5 आ रहे हैं, मतलब कि इस पे एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, दैट्स व्हाई माइनस। इस कार्बन पे अगर आप देखें
तो 4 ही बॉन्ड्स हैं, 1 2 3 और एक ऐसे जुड़ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन ही काम में आए, ना कम ना ज्यादा, तो न्यूट्रल है। Cl की यदि हम बात करें तो Cl के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 7। यहां पे देखें जरा 1 2 3 4 5 6, जितने होने चाहिए उससे कम है, दैट्स व्हाई पॉजिटिव साइन। तो आप ऐसे भी फॉर्मल चार्जेस निकाल सकते हैं। और जो तरीका मैंने बताया कि जो डोनेट करता है उस पर हमेशा प्लस साइन आता है, जो एक्सेप्ट करता है उस पर हमेशा नेगेटिव साइन आता है। इसने डोनेट भी किया और इसने एक्सेप्ट भी किया है, तो पहले भी न्यूट्रल था और बाद में भी न्यूट्रल ही रहेगा। आप इस तरीके से समझ सकते हैं। नाउ द पॉइंट इज, यहां पे आप देखिए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया है, यहां देख सकते हैं आप। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया तो इस बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होगा कि आसान होगा? आंसर इज मुश्किल होगा। फाइन, अगर आपको लगता है आसान होगा तो शायद बात गलत है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी डबल बॉन्ड को तोड़ने में लगती है और डबल बॉन्ड से ज्यादा एनर्जी ट्रिपल बॉन्ड को तोड़ने में लगती है। तो यहां पे ज्यादा एनर्जी लगेगी इसको तोड़ने में। दैट्स वाई जो विनाइल हैलाइड्स होते हैं ना, वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के टुवर्ड्स बहुत कम रिएक्टिव होते हैं। अगर आप विनाइल हैलाइड्स की अलाइल हैलाइड से भी अगर आप कंपैरिजन करेंगे ना कि कौन अच्छे से कोई भी रिएक्शन में जाता है, तो अलाइल हैलाइड्स ही अच्छी रिएक्शन में जाएंगे, चाहे SN1 हो चाहे SN2 हो। विनाइल हैलाइड जो होते हैं वो किसी भी रिएक्शन में SN1 SN2 में बहुत बहुत मुश्किल से जाएंगे, बहुत रेयर कंडीशन में जाएंगे, बहुत विग्रस कंडीशन में जाएंगे, क्योंकि ऐसा करने के लिए आपको ये बॉन्ड तोड़ना होगा। सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं, ये तो खत्म हो गया है आपका, ठीक है ना? तो एलिमिनेशन की बात हो रही थी, तो मैंने बता दिया कि ये एलिमिनेशन इसलिए मुश्किल होता है इसका, क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है रेजोनेंस की वजह से। लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर सब्स्टिट्यूशन भी करना हो और कंपैरिजन में आ रहा हो अलाइल हैलाइड और साथ में आ रहे हो विनाइल हैलाइड, तो विनाइल हैलाइड का सब्स्टिट्यूशन नेक्स्ट टू इंपॉसिबल है। रीजन, क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से इस Cl का हटकर किसी और चीज का अटैक बहुत मुश्किल हो जाता है, और ऐसा करने के लिए कंडीशन बहुत विग्रस करनी पड़ती है। इसीलिए कभी आपसे पूछा जाए कि अलाइल हैलाइड और विनाइल हैलाइड्स में से कौन SN1 या SN2 से फास्टर जाएगा, तो दोनों कंडीशन में आपको हमेशा अलाइल हैलाइड ही बोलना है, विनाइल हैलाइड कभी नहीं बोलना, क्योंकि विनाइल हैलाइड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर प्रेजेंट होता है। ओके गाइस, तो यहां तक मैंने आपको एलिमिनेशन समझा दिया बहुत अच्छे से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एलिमिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी देख लेते हैं कोई पॉइंट छूट गया होगा तो हम उसे कवर भी कर लेंगे। बाकी मेरे हिसाब से यहां पे अगर हम देखें तो ये एलिमिनेशन ये भी हो गया है। यहाँ पे ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। यहाँ पे अल्कोहलिक केएच और एक्वस केएच की यूटिलिटी भी मैंने आपको बता दी। ठीक है, तो ये हमारा एलिमिनेशन वाला जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो जाता है। ओके, तो मैं यहां पे स्क्रॉल करता हूं नोट्स के लिए, आप एक बार देख लीजिए, फिर हम आगे का बाद में शुरू करेंगे। पहले आप ये नोट्स बनाने के हिसाब से देख लीजिए। तो आई होप गाइज आपको एलिमिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके बाद हम रिएक्शन विद मेटल्स कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।